आज 16 अप्रैल 2026 है और इंडियन शेयर मार्केट में एक बेहद दिलचस्प ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला, जहां सुबह की तेजी धीरे धीरे दोपहर तक प्रेशर में आ गई। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि एक ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जो पिछले 1.5 महीने से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला रही है और जिसका सीधा असर आपकी और मेरी इन्वेस्टमेंट्स पर पड़ रहा है। आज के वीडियो में हम मार्केट का पूरा एनालिसिस करेंगे, ग्लोबल क्यूज को समझेंगे, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे और सबसे जरूरी ये जानेंगे कि आगे क्या होने वाला है। 8 अप्रैल 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान ने पाकिस्तान की मीडिएशन में एक 2 वीक सीज फायर एग्री किया। अभी सिचुएशन ये है कि सीज फायर अगले हफ्ते यानी 21 से 22 अप्रैल को एक्सपायर होने वाली है और इससे पहले यूएस ईरान के बीच दोबारा टॉक्स होने की बात चल रही है। यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि ट्रंप की नेगोशिएटिंग टीम, वाइस प्रेसिडेंट वेंस, ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर कंटिन्यूअसली ईरान के साथ कॉल्स और ड्राफ्ट प्रपोजल्स एक्सचेंज कर रहे हैं। ट्रंप ने खुद न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि अगले 2 दिनों में पाकिस्तान में कुछ हो सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार यूएस और ईरान एक और 2 हफ्ते का सीज फायर एक्सटेंशन कंसिडर कर रहे हैं ताकि नेगोशिएशंस के लिए टाइम मिल सके। यही होप आज इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर बनी। अब देखते हैं आज का मार्केट कैसा रहा। आज सुबह इंडियन इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज और यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के जल्दी खत्म होने की उम्मीद पर स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दी। निफ्टी 50 24,350 के ऊपर गया और बीएसई सेंसेक्स 400 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा, लेकिन ये तेजी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। दोपहर 1:37 तक सेंसेक्स 372 पॉइंट स्लंप हो चुका था और निफ्टी 24,150 के नीचे ट्रेड कर रहा था। तो हुआ क्या? कुछ इंट्राडे शिफ्ट्स और ग्लोबल अनसर्टेनिटी ने फिर से मार्केट पर प्रेशर डाला। ये वॉलेटाइल पैटर्न एक्चुअली बताता है कि मार्केट अभी भी कंफ्यूज्ड है। एक तरफ पीस की होप है, दूसरी तरफ ये डर है कि अगर सीज फायर 21 अप्रैल को एक्सटेंड नहीं हुई तो क्या होगा। इस्लामाबाद में हुई पहली राउंड की टॉक्स बिना किसी डील के खत्म हुई थी और ईरान ने कहा कि यूएस ने नेगोशिएशंस में उनका ट्रस्ट नहीं जीता। ये अनसर्टेनिटी आज के मार्केट में क्लियरली दिख रही थी। अब बात करते हैं ग्लोबल पिक्चर की, क्योंकि बिना इसे समझे इंडियन मार्केट को समझना इम्पॉसिबल है। कल 15 अप्रैल को S&P 500 ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन क्रॉस किया और 7022 के लेवल पर न्यू ऑल टाइम हाई क्लोज किया। ये बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह थी यूएस बैंकिंग सेक्टर के दमदार रिजल्ट्स। मॉर्गन स्टैनली ने Q1 2026 में 29% प्रॉफिट ग्रोथ के साथ $5.57 बिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। रेवेन्यू 16% बढ़कर $20.58 बिलियन पहुंची, जो पहली बार $20 बिलियन का माइलस्टोन क्रॉस किया। इक्विटी ट्रेडिंग रेवेन्यू तो 25% उछलकर $5.15 बिलियन पर रिकॉर्ड हाई पर पहुंची। बैंक ऑफ अमेरिका ने भी EPS $1.11 रिपोर्ट किया, जो एनालिस्ट्स के $1.01 के एस्टिमेट से काफी बेहतर था और टोटल रेवेन्यू 7% बढ़कर $30.3 बिलियन पहुंची। फैक्ट सेट के डेटा के अनुसार एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि S&P 500 Q1 2026 में लगातार छठी बार डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ रिपोर्ट करेगा, जो 13.2% ईयर ऑन ईयर होगी। वॉल स्ट्रीट का ये स्ट्रेंथ इंडियन मार्केट्स के लिए सपोर्टिव है। आज एक और बड़ा ग्लोबल इवेंट था जिसका इंडियन मेटल सेक्टर पर डायरेक्ट असर पड़ा। चाइना ने आज यानी 16 अप्रैल को अपना Q1 2026 जीडीपी डेटा रिलीज किया। एक्सपेक्टेशंस थीं कि चाइना का Q1 2026 जीडीपी ग्रोथ 4.8% ईयर ऑन ईयर रहेगा, जो Q4 2025 के 4.5% से बेहतर है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मेटल्स कंज्यूमर है और जब चाइना की इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म करती है तो स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर जैसे मेटल्स की डिमांड बढ़ती है और इसका सीधा फायदा इंडियन मेटल कंपनीज को होता है। यही वजह थी कि आज मेटल सेक्टर पर मार्केट में एक पॉजिटिव बज़ था। आज मार्केट में सबसे इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये रहा कि ब्रॉडर इंडिसेस प्रेशर में थे, लेकिन मेटल शेयर्स दूसरे दिन भी शाइन कर रहे थे। ये सेक्टर रोटेशन की एक अहम साइन है। जब कोई सेक्टर ओवरऑल वीक मार्केट में भी आउट परफॉर्म करे तो वहाँ कोई ना कोई स्ट्रक्चरल स्टोरी चल रही होती है। मिडिल ईस्ट सप्लाई डिसरप्शंस की वजह से ग्लोबली एल्यूमिनियम सप्लाई में रफली 9% की कमी आई है, जिससे प्राइसेस करीब $430 पर टन राइज कर चुके हैं और मॉर्गन स्टैनली का फोरकास्ट है कि एल्यूमिनियम प्राइसेस 2026 में $3700 पर टन तक जा सकते हैं। टाटा स्टील, सेल, हिंडाल्को और वेदांता जैसे स्टॉक्स इन्वेस्टर्स के रेडार पर हैं। जेपी मॉर्गन ने वेदांता को ओवरवेट अपग्रेड किया है 850 रुपए के टारगेट के साथ और हिंडाल्को को भी ओवरवेट रेटिंग दी है 1125 रुपए के टारगेट के साथ। ये फॉरेन ब्रोकरेज कॉल्स मेटल सेक्टर में कॉन्फिडेंस का साइन है।
FII और DII की बात करें तो 15 अप्रैल को FIIs ने 666 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की थी, जबकि DIIs नेट सेलर्स रहे 568 करोड़ रुपए के साथ। ये एक इंटरेस्टिंग सिग्नल है। फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, जो पॉजिटिव है, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब मैक्रो पिक्चर पर आते हैं, जो आने वाले हफ्तों के लिए बेहद ज़रूरी है। इंडिया का CPI इन्फ्लेशन मार्च 2026 में 3.4% ईयर ऑन ईयर रहा, जो फरवरी के 3.21% से थोड़ा ऊपर है। फूड इन्फ्लेशन 3.87% रही, रूरल इन्फ्लेशन 3.63% और अर्बन इन्फ्लेशन 3.11%। अभी ये फिगर RBI के 4% टारगेट से नीचे है, जो कंफर्ट देती है। हाउसिंग इन्फ्लेशन 2.11% और फ्यूल इन्फ्लेशन 1%। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अप्रैल 2026 में CPI 4% क्रॉस कर सकता है, जो MPC के मीडियम टर्म टारगेट रेंज के अपर हाफ में होगा। MK रिसर्च का फोरकास्ट है कि वित्त वर्ष 2027 में इंडिया की इन्फ्लेशन 4.6% तक जा सकती है, ब्रेंट क्रूड एवरेज $80 पर बैरल अज्यूम करके। अगर ईरान सिचुएशन और बिगड़ी और क्रूड $100 प्लस पर टिका रहा तो ये प्रोजेक्शन और वर्स हो सकता है। RBI रेट कट्स की जो उम्मीद थी वो अब डिलेड होने का रिस्क है। पेट्रोल अभी 103 रुपीस 54 पैसे और डीजल 90 रुपीस 3 पैसे पर है। सरकार ने अभी फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़ाई हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजन है। सरकार जानती है कि फ्यूल प्राइस हाइक इन्फ्लेशन को ऊपर ले जाएगी और कंज्यूमर सेंटिमेंट को हर्ट करेगी, लेकिन ये सब्सिडी बर्डन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर है। पिछले सोमवार को ही गवर्नमेंट ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी, जिससे रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.6% तक गिरी थी। अब थोड़ी बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिचुएशन की, जिसे आपको सीरियसली समझना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ऑयल की स्टोरी नहीं है। इस स्ट्रेट से नॉर्मली रोज करीब 135 शिप्स गुजरती थी, जिसमें इंडिया को ज़रूरी ऑयल का एक बड़ा हिस्सा आता था। अब सिचुएशन ये है कि सीज़फायर के बाद भी स्ट्रेट इफेक्टिवली क्लोज्ड है। ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड ऑर्डर दिया है, जिसने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स को प्रैक्टिकली ज़ीरो कर दिया है। ईरान रोज़ाना करीब 1.5 मिलियन बैरल्स ऑयल एक्सपोर्ट करता था, जिससे उसे $140 मिलियन डेली मिलता था। ब्लॉकेड ने ये ओवरनाइट बंद कर दिया है। ये इंडिया के लिए दो तरफा सिचुएशन है। एक तरफ इंडिया रशिया, अफ्रीका और अन्य सोर्सेज से ऑयल डाइवर्सिफाई कर चुका है, दूसरी तरफ ग्लोबल शिपिंग फ्रेट रेट्स 50% से ऊपर बढ़ चुके हैं, जिससे इंपोर्ट कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं। LNG प्राइसेस भी अफेक्टेड हैं। एयरलाइंस ने फ्लाइट्स को मिडिल ईस्ट सर्कमनेविगेट करने वाले लॉन्गर रूट्स पर मूव कर दिया है, जिससे फ्यूल कॉस्ट और टिकट प्राइसेस बढ़ी हैं। ये इंडिया के एविएशन सेक्टर के लिए नकारात्मक है। अब बात करते हैं की सेक्टर्स और स्टॉक्स की जो आने वाले दिनों में रेलेवेंस रखते हैं। एनर्जी सेक्टर में HPCL, BPCL जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, OMCs की सिचुएशन ट्रिकिंग है। वो क्रूड एक्सपेंसिव इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रिटेल प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते। अंडर रिकवरी बिल्ड हो रहा है। जब तक ग्लोबल ऑयल प्राइसेस नहीं गिरते या गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती, इनका मार्जिन स्क्वीज होता रहेगा। कैपिटल गुड्स और डिफेंस सेक्टर में BEL, L&T, HAL जैसी कंपनीज जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में बेनिफिट की पोजीशन में रहती हैं, क्योंकि डिफेंस बजट्स ग्लोबली और डोमेस्टिकली टाइट नहीं होते। रियल एस्टेट में ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने आज 39 एकर्स की रेजिडेंशियल टाउनशिप के लिए एक JDA साइन की है, जिसमें ₹7,200 करोड़ का ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है। ये सिग्नल है कि प्रीमियम रियल एस्टेट डिमांड इंडिया में इंटैक्ट है। फार्मा सेक्टर के लिए ग्लोबल ट्रेड रूट्स की डिसरप्शन एक वॉच आउट है, क्योंकि API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का इंपोर्ट चाइना और मिडिल ईस्ट रूट से होता है। इसकी कॉस्ट्स बढ़ी हैं, लेकिन डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज ने अभी अच्छी प्राइसिंग पावर मेंटेन की है। आज एक कॉर्पोरेट न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। तेजस नेटवर्क्स का Q4 रेवेन्यू 82% ईयर ऑन ईयर गिर गया, BSNL के ऑर्डर्स डेफर होने की वजह से। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके पोर्टफोलियो में PSU टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनीज हैं। गवर्नमेंट लिंक्ड ऑर्डर्स डिले हो सकते हैं, ये एक नोन रिस्क है। टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो निफ्टी के लिए 24,000 से 24,050 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। पिछले हफ्ते निफ्टी 24,051 पर था और वीकली बेसिस पर 5.89% गेन किया था। 24,350 से 24,500 रेजिस्टेंस है। शेर खान के टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार निफ्टी का मीडियम टर्म टारगेट 24,750 है और रिवर्सल लेवल 22,800 है। जब तक मार्केट 22,800 के नीचे क्लोज नहीं करती, मीडियम टर्म ट्रेंड अपवर्ड माना जाएगा। BNP पैराबास ने निफ्टी का 2026 टारगेट 11% घटाकर 25,500 कर दिया है, ईरान कॉन्फ्लिक्ट के ऑयल शॉक को साइड करते हुए। लेकिन उनके फेवरेट स्टॉक्स में इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट शामिल हैं।
ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की बात करें तो ब्रेंट क्रूड ने सीज फायर अनाउंसमेंट पर एक हफ्ते में 12.7% की शार्प फॉल देखी थी, जो 2020 के बाद सबसे बड़ी वीकली फॉल थी। लेकिन ये रिकवरी सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अभी भी इफेक्टिवली बंद है। जैसे ही टॉक्स फेल हुई या ब्लॉकेज की न्यूज आई, क्रूड फिर से $100 प्लस की तरफ मूव्ड हुआ। यही वॉलेटिलिटी आने वाले हफ्तों में कंटिन्यू रहेगी। HDFC लाइफ इंश्योरेंस का Q4 रिजल्ट मिक्स्ड रहा है, क्योंकि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 8% की गिरावट आई है, जो बिजनेस ग्रोथ में थोड़ी कमजोरी दिखाती है। इसका मतलब है कि कंपनी नई पॉलिसीज से उतनी वैल्यू जनरेट नहीं कर पा रही जितनी पहले कर रही थी, जिससे शॉर्ट टर्म आउटलुक थोड़ा दबाव में दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी ने ₹2.10 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है, जो ये दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है और शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देने की स्थिति में है। हालांकि स्टॉक ₹631.55 पर बंद हुआ और 1.41% गिरा, जिससे साफ है कि मार्केट ने ओवरऑल रिजल्ट को थोड़ा नेगेटिव तरीके। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने HDFC बैंक को 1000 करोड़ के प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने का फैसला लिया है, जिससे बैंक की हिस्सेदारी 50.21% से बढ़कर 50.54% हो जाएगी। ये दिखाता है कि प्रमोटर खुद कंपनी में और पैसा लगा रहा है और ₹688.52 के ऊंचे दाम पर निवेश कर रहा है, जो मार्केट प्राइस ₹631 से ज्यादा है। इसे आमतौर पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। इस डील से कंपनी को 1000 करोड़ की नई पूंजी मिलेगी, जिससे बिजनेस एक्सपेंशन, नए प्रोडक्ट्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। विप्रो का ओवरऑल रिजल्ट और आउटलुक थोड़ा वीक साइड पर है, क्योंकि कंपनी ने Q1 2027 के लिए -2% से 0% ग्रोथ गाइडेंस दी है। इसका मतलब है कि अगले क्वार्टर में बिजनेस फ्लैट या थोड़ा गिर सकता है, और यही चीज IT सेक्टर की करंट कमजोरी को दिखाती है। कंपनी का रेवेन्यू 24,017 करोड़ रुपीस रहा, जो एस्टिमेट 24,343 करोड़ रुपीस से कम है, लेकिन EBIT 4,155 करोड़ रुपीस लगभग एस्टिमेट के बराबर रहा। मार्जिन 17.3% रहा, जो थोड़ा बेहतर है एस्टिमेट से, लेकिन पिछले क्वार्टर के 17.6% से नीचे आया है। यानी मार्जिन स्टेबल है, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी ने 15,000 करोड़ रुपीस का बायबैक अनाउंस किया है, ₹250 पर शेयर के प्राइस पर, जो करंट प्राइस ₹210 से करीब 19% प्रीमियम है। इससे इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में सपोर्ट मिलेगा और सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। बुकिंग साइड पर परफॉर्मेंस ठीक रही है। टोटल बुकिंग्स $3,455 मिलियन रही हैं, जो सिक्वेंशियल बेसिस पर 3.2% बढ़ी हैं, और लार्ज डील्स $1,440 मिलियन रहे। स्टॉक भी पिछले एक महीने में 8% चढ़ा है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ आउटलुक वीक होने की वजह से अपसाइड लिमिटेड रह सकता है। एक्सिस बैंक 25 अप्रैल 2026 को होने वाली बोर्ड मीटिंग में फंड रेज के कई बड़े ऑप्शंस पर विचार करेगा, जिसमें इक्विटी शेयर्स, ADRs, GDRs, QIP और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जैसे मल्टीपल रूट्स शामिल हैं। इसका मतलब है कि बैंक अपनी कैपिटल बेस को मजबूत करने की तैयारी कर रहा है, ताकि फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके। इसी के साथ ही बैंक डेट रूट से भी फंड रेज करने पर विचार करेगा, जैसे बॉन्ड्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, वो भी इंडियन और फॉरेन करेंसी दोनों में। इसी मीटिंग में 2026 के ऑडिटेड रिजल्ट्स और पॉसिबल डिविडेंड रिकमेंडेशन पर भी फैसला लिया जाएगा, जिससे इन्वेस्टर्स को आगे की क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। इंडिया बुल्स हाउसिंग लिमिटेड का शेयर आज अचानक 20% अपर सर्किट पर पहुंच गया और 14.10 रुपीस से बढ़कर 16.92 रुपीस तक चला गया, जिससे शॉर्ट टर्म में बाजार का ध्यान इस स्टॉक पर गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तेजी किसी मजबूत फंडामेंटल बदलाव की वजह से नहीं दिख रही, बल्कि लो बेस और ट्रेडिंग एक्टिविटी के कारण भी हो सकती है। इस कंपनी का इतिहास काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। 2018 में NBFC बूम के समय शेयर 785 रुपीस तक गया था और मार्केट कैप करीब 30,000 करोड़ रुपीस था, लेकिन बाद में NBFC क्राइसिस, रेगुलेटरी जांच, क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड और फेल्ड मर्जर्स की वजह से शेयर 98% तक गिर गया और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कमजोर हो गया। अभी कंपनी का बिजनेस पहले जैसा मजबूत नहीं है। Q3 2026 में 78 करोड़ रुपीस प्रॉफिट जरूर दिखा, लेकिन ऑपरेटिंग लेवल पर लॉस जारी है, यानी कोर बिजनेस अभी भी दबाव में है। इसलिए ये तेजी शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस पूरी तरह बिजनेस इंप्रूवमेंट पर ही डिपेंड करेगी। GMDC के शेयर में 16 अप्रैल को जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जहां सुबह 628 रुपीस के आसपास खुलने के बाद कुछ ही मिनटों में खरीदारी का जोरदार उछाल आया और शेयर 710 पार करके नया ऑल टाइम हाई बना गया। दोपहर तक ये करीब 19.40% चढ़कर 740 रुपीस पर पहुंच गया, जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और बायस की ताकत दिखाता है। लेकिन ये तेजी सिर्फ एक दिन की नहीं है। पिछले एक साल में शेयर 125% और 3 ईयर्स में करीब 400% चढ़ चुका है। साथ ही FIIs की हिस्सेदारी 2.29%
3% से बढ़कर 3.75% हो गई है। इसका मतलब है कि स्टॉक में स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस है, लेकिन ऑल टाइम हाई पर होने की वजह से प्रॉफिट बुकिंग और वॉलेटिलिटी का रिस्क भी उतना ही ज्यादा बना हुआ है। नितिन कामत ने बताया कि ज़ीरोधा ने पिछले 9 सालों में इक्विटी डिलीवरी पर ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया, जिसकी वजह से कंपनी ने करीब 25,620 करोड़ रुपीस की पोटेंशियल कमाई छोड़ दी। अगर कंपनी सिर्फ 0.3% भी चार्ज करती तो ये बड़ा रेवेन्यू बन सकता था, लेकिन ज़ीरोधा ने अपनी फिलॉसफी को ज्यादा अहम रखा। कंपनी का फोकस हमेशा कस्टमर ट्रस्ट पर रहा है, इसलिए ना ज्यादा ट्रेडिंग पुश की, ना क्रॉस सेलिंग और ना एड्स के जरिए रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की। इसी अप्रोच की वजह से 25 to 30% नए कस्टमर्स रेफरल से आते हैं और बिना इन्वेस्टर्स के प्रेशर के ज़ीरोधा अपनी जीरो ब्रोकरेज स्ट्रैटेजी बनाए रख पा रहा है। सेबी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने 15 अप्रैल 2026 को एक MOU साइन किया है, जिसका मकसद सिक्योरिटीज मार्केट में फ्रॉड को रोकने के लिए डेटा शेयरिंग और कोऑपरेशन बढ़ाना है। ये कदम मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल क्राइम्स पर कड़ा कंट्रोल लाने के लिए उठाया गया है। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों संस्थाएं रेगुलर बेसिस पर जानकारी शेयर करेंगी, जिससे मार्केट सर्वेलेंस मजबूत होगा और फ्रॉड, इनसाइडर ट्रेडिंग और गलत प्रैक्टिसेस को जल्दी पकड़ना आसान होगा। ये MOU एगमेंट प्रिंसिपल्स और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट